morning class. I hope you are good at your side. हम चैप्टर थर्ड हिस्ट्री का कंटिन्यू करते हैं. हमारा जो फर्स्ट पार्ट है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक. सेकंड पैराग्राफ. The defeat of Imperial Germany and abdication of the emperor gave an opportunity to parliament parties to recast German polity. रिकास्ट होता है नए सांचे में ढालना, एब्डिकेशन होता है पद त्याग देना, इंपीरियल होता है साम्राज्यवाद यानी कि अपने राज्य को बढ़ाना. जैसे ही इंपीरियल जर्मन यानी कि साम्राज्यवादी जर्मन की हार हुई, वैसे ही एम्परर यानी कि जो वहां का राजा था उसने अपना पद त्याग दिया और पार्लियामेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो जर्मनी की राजनीति को नए ढांचे में ढाले. A national assembly meet at Weimar and establish a democratic constitution with a federal structure. एक जो नेशनल असेंबली थी वाइमर में आई, इकट्ठा हुए और यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो तैयार हुए एक फेडरल स्ट्रक्चर में. जैसे कि बेटा आप सबको पता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यानी कि यहाँ पर पावर्स को बांटा गया है, तो वो क्या होता है फेडरल. डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइस्टाग. डिप्यूटीज होते हैं जनप्रतिनिधि. जनप्रतिनिधि जो कि अब इलेक्टेड हो गए थे जर्मन पार्लियामेंट के लिए. जर्मन पार्लियामेंट को राइस्टाग के नाम से जाना जाता है. यानी कि जैसे हम इंडिया की पार्लियामेंट को जैसे संसद हम कहते हैं, वैसे ही जर्मन की पार्लियामेंट को राइस्टाग कहा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल अडल्ट इंक्लूडिंग वोमेन. तो यहाँ पर इक्वल बेसिस के आधार पर और यूनिवर्सल वोट डाली गई थी. सभी अडल्ट यानी कि वुमेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था. This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of First World War. रिपब्लिक का मीनिंग होता है बेटा जिस कंट्री का जो हेड होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया होता है. ये वाला पद है जो हेरिडिटी नहीं होता. हेरिडेटरी पद ये नहीं होता, उस कंट्री को रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है. तो ये जो रिपब्लिक है, लेकिन यहाँ पर जो उनके खुद के लोगों ने इसे रिसीव नहीं किया, क्योंकि जो टर्म थी फोर्स किया जा रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद जो जर्मनी की हार है उसके कारण इस पर काफी दबाव डाला गया था. द पीस ट्रीटी एट वर्साइल. वर्साइल में शांति संधि हुई विद द अलाइज मित्र राष्ट्रों के साथ. वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस. तो बेटा ये हार्श होती कठोर, बहुत ही ज्यादा कठोर थी और बहुत ज्यादा अपमानजनक थी. ह्यूमिलेट करना, अपमानजनक होना. जर्मनी लॉस्ट इट ओवरसीज कॉलोनी. जर्मनी को जो समुद्र पार इनकी कॉलोनी थी उनको खोना पड़ा. ए टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन. उस कॉलोनी में लगभग 10वां हिस्सा पॉपुलेशन का रहता था. 13% टेरिटरी. टेरिटरी होता बेटा वहां का भूभाग है जो 13% जर्मनी से छिन गया. 75% आयरन और 26% कोल जो कि फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के कंट्रोल में आ गए. The Allied power demilitarized Germany to weaken its power. Demilitarize होता है बेटा सेना को भंग कर देना, यानी कि जो उसकी मिलिट्री थी उसको हटा दिया. अलाइड पावर ने क्या किया कि जर्मनी को कमजोर करने के लिए वहां से सेना को हटा दिया. द वार गिल्ट क्लॉज यानी कि जो अपराध बोध अनुच्छेद था, हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार. उसके अकॉर्डिंग जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वो जर्मनी की गलती के कारण हुआ था. एंड डैमेज द अलाइड कंट्री सफर्ड. और काफी जो अलाइड कंट्रीज को सफर करना पड़ा था या जितना भी नुकसान हुआ था वो जर्मनी के कारण हुआ था.
Germany was forced to pay compensation amounting to 6 बिलियन, तो लगभग 6 अरब पौंड जो यहाँ पर कंपनसेशन यानी कि हर्जाना जर्मनी को जबरदस्ती पे करना पड़ा था। द अलाइड आर्मी आल्सो ऑक्यूपाई द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। अलाइड जो आर्मी थी उसने जो रिसोर्सेज थे, राइनलैंड क्षेत्र है जर्मनी का जहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, 1920 में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat of the war but the disgrace at Versailles। बहुत सारे जर्मन लोग जो नया वाइमर रिपब्लिक था उसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे कि जो नया वाइमर रिपब्लिक का जन्म जर्मनी में हुआ है उसके कारण हमारी हार तो हुई ही है, इसी के साथ वर्साई के महल में जर्मन के लोगों की काफी अपमान भी हुआ था। डिसग्रेस होना, अपमान होना। द इफेक्ट ऑफ द वार। अब जो प्रभाव था फर्स्ट वर्ल्ड वार का जर्मनी पर क्या पड़ा, यहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इफेक्ट ऑफ द वार। तो इस पैराग्राफ से आप अपना 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाओगे। द वार हैड ए डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। साइकोलॉजिकली होता है बेटा मनोवैज्ञानिक, यानी कि उनके मन मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। फिनेंशियली होता है भाई धन संपत्ति से रिलेटेड। तो जो ये युद्ध था पहला क्या इफेक्ट हुआ कि जो ये कॉन्टिनेंट था इसकी इकोनॉमी पे भी यानी कि फिनेंशियली और मनोवैज्ञानिक रूप से इस कॉन्टिनेंट पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर, यानी कि इस कॉन्टिनेंट को, कौन से को भाई, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है सेकंड है वो सबसे ज्यादा यूरोप में लड़ा गया था, तो यूरोप कॉन्टिनेंट को ऋण देने वाला कहा जाता था, लेकिन अब यूरोप किस में टर्न हो गया, डिबेटर में, ऋण लेने वाले कॉन्टिनेंट में बदल गया। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिन ऑफ द ओल्ड एम्पायर। सिन होता है भाई उसका जो अपराध होता है, इन्फेंट होता है शिशु, यानी कि अभी वाइमर को बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। जर्मनी जैसे ही वाइमर रिपब्लिक बना था अभी बहुत कम समय हुआ था, लेकिन पुराने एम्पायर के अपराध को वो ढो रहा था, पे कर रहा था। तो ये 2-3 पॉइंट यहीं से बन जाएंगे। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ द वार गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल होता है बेटा अपंग हो जाना, बाय बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन होता है हर जाना। अब जो रिपब्लिक है, वाइमर रिपब्लिक है जो जर्मनी, अब उसको युद्ध का जो बोध है उसे भी, यानी कि वार के लिए जो इसे दोषी ठहराया गया है उस बर्डन को भी वो कैरिड कर रहा है। नेशनल ह्यूमिलेशन यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर उसका अपमान भी हो गया है, और फिनेंशियली रूप से वो अपंग भी हो गया है, जिसके कारण उसे काफी सारा कंपनसेशन जबरदस्ती पे करना पड़ रहा है, किसको, अलाइज कंट्रीज को। दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, वो कंट्री जिन्होंने वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया था, मैनी कौन थे भाई वो, सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट थे। बिकम इजी टारगेट टू अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल, क्योंकि बड़ा इजीली कंजर्वेटिव अटैक कर रहे थे राष्ट्रवादी जो इनका सर्कल बना हुआ था। दे वर मॉकिंग कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, उनको खुलेआम उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना गया। क्वेश्चन हो जाएगा, why did they call November criminals? This mindset had a major impact on the political development of the early 1930s, as we will soon see। तो इस प्रकार
उनका माइंड सेट हो गया। जो मेजर इम्पैक्ट हुए थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए 1930s में, अब देखते हैं वो बदलाव क्या थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोप सोसाइटी एंड पॉलिटी। तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसने डीप इम्प्रीमेंट होता है बेटा गहरी छाप छोड़ना, उसने यूरोपीय सोसाइटी और पॉलिटी पे गहरी छाप छोड़ी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबोव सिविलियन, मतलब जो सैनिक थे उन्हें, सिविलियन होता बेटा नागरिक, उनसे ऊंचा दर्जा दिया गया। पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिस्ट laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। तो जो बेटा पॉलिटिशियन थे, पब्लिस्ट जो प्रचारक थे, उन्हें ग्रेट स्ट्रेस दिया गया कि जो मैन है उसे कैसा होना चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया कि जो मैन है कैसे होंगे, टू बी एग्रेसिव आक्रामक होंगे, स्ट्रॉन्ग बहादुर होंगे, मास्कुलाइन मीन्स मर्दाना टाइप होंगे, यानी कि जो एक मैन में क्वालिटी होनी चाहिए तो ये क्वालिटी उसमें जरूर हो। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, जो मीडिया था वो भी ट्रेंच लाइफ को की महिमा मंडन कर रहे थे। ग्लोरीफाई करना, गुणगान करना। ट्रेंच जैसे बेटा खाई होती है, युद्ध लड़ते हैं खाई से, थोड़ा गहरा गड्ढा खोद के ताकि दुश्मन को वो दिखाई ना दे, तो उसकी महिमा मंडन कर रहे थे। द ट्रूथ हाउ एवर वॉज दैट सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंसेस। लेकिन सत्य क्या था भाई, जो सैनिक थे वो बहुत ही दयनीय जीवन जी रहे थे उन ट्रेंचेज में। ट्रैप्ड विद रैट फीडिंग ऑन कॉप्स, वो ऐसी जगह पर थे जहां पर कॉप्स होते हैं लाश खाने वाले चूहे, वो उन्हें फीड कर रहे थे। दे फेस पॉइजनस गैस, अब जो सोल्जर थे बेचारे जहरीली गैस को फेस कर रहे थे। एनिमी शेलिंग, शेलिंग होता है बेटा गोलाबारी करना, शत्रु है जो गोलाबारी कर रहा था। एंड विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली, यहाँ पर रैंक रिड्यूस का मीनिंग है कि जो उनके साथी थे वो तेजी से वहां पर मर रहे थे। Aggressive war propaganda and national honor occupy center stage in the public sphere। तो बेटा यहाँ पर एग्रेसिव जो वार प्रोपगेंडा था और जो नेशनल ऑनर था, पब्लिक स्फेयर यानी कि चौराहे पर सेंटर बना दिया था और इसे राष्ट्रीय ऑनर यानी कि उसकी गरिमा का विषय बना दिया। वाइल पॉपुलर स्पॉट ग्रीव फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, जबकि बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप थे, हैड रिसेंटली कम इन टू बीइंग, जो कि जल्दी ही सत्ता में आ गए थे। डेमोक्रेसी वाज इंडीड ए यंग एंड फ्रेजिल आइडिया, फ्रेजिल होता बेटा बहुत ही नाजुक विचार था। डेमोक्रेसी वास्तव में नया तो था लेकिन एक नाजुक सा विचार था, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वार यूरोप, जो कि इंटर वार होने के कारण यूरोप में अस्थायी रहा, ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाया। अब हम 1.2 जो टॉपिक है वो करते हैं, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, कि किस प्रकार राजनीति में परिवर्तन हुआ और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising, the Sparsit League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। coincide होता बेटा उसी के जैसे बनाना, जब वाइमर रिपब्लिक का जन्म हो रहा था तो उसी तर्ज पर स्पार्टिस्ट लीग की स्थापना हुई थी, जैसे सोवियत संघ में यानी कि रसिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था। रेवोल्यूशन आप सबको पता है बेटा, क्रांति होती है। सोवियत ऑफ वर्कर एंड सेलर, सेलर कौन होते हैं भाई, नाविक। जो सोवियत थे वर्कर थे सोवियत के, और जो सेलर यानी कि नाविक थे, वर एस्टेब्लिश इन मैनी सिटी, बहुत सारे शहरों में स्थापित की जा रही थी। द पॉलिटिकल एटमोसफियर इन बर्लिन वाज चेंज्ड, चार्ज्ड विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था जो बर्लिन में, वो चार्ज कर रहा था डिमांड कि सोवियत स्टाइल जैसा ही शासन यहाँ पर किया जाए। आप सबको पता है बेटा बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है।
दोज अपोज्ड टू दिस, अपोज होता है विरोध करना, जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे, सच एज द सोशलिस्ट, वो कौन थे? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट एंड कैथोलिक्स, मीट इन वाइमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सभी इकट्ठा हुए वाइमर में ताकि वो लोकतांत्रिक गणराज्य को एक आकार प्रदान करें। द वाइमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ए वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स। तो बेटा जो वाइमर रिपब्लिक है जिसे क्रश किया जा रहा था विद्रोह के कारण, वहां पर पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेल्प से इसे फ्री कॉप्स के नाम से जाना गया। द एंग्यूइस्ट स्पार्किस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, जो स्पार्किस्ट थे बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्थापना की। Communist and socialist henceforth became inconciliable in enemy and could not make common cause against Hitler। भाई कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इकट्ठा होने के बाद भी ये काफी कट्टर कट्टर विरोधी थे, अपने पुराने दुश्मन थे, और जो मिलिटेंट ये कुड नॉट कॉमन इकट्ठा होकर भी हिटलर के खिलाफ नहीं लड़ पाए। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट कर्व्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन, तो दोनों ही जो रेवोल्यूशनरी थे और मिलिटेंट थे राष्ट्रवादियों ने क्या किया, काफी आवाज उठाई रेडिकल सॉल्यूशन के लिए। Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923। तो जो पॉलिटिकल रेडिकल्स थे उन्होंने ज्यादा इस बात पर बल मिला कि जो आर्थिक संकट है 1923 में वो काफी बढ़ गया। जर्मनी हैड फोर्ट द वार लार्जली ऑन लोन, जर्मनी जो भी युद्ध लड़ रहा था भाई वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेकर लड़ रहा था क्योंकि जर्मनी के पास पैसा नहीं था। एंड हैड टू पे वार रिप्रेशन इन गोल्ड, तो रिप्रेशन होता है भाई हर जाना, तो जो भी जर्मनी हर जाने के रूप में पे कर रहा था वो क्या कर रहा था, गोल्ड के रूप में अपना हर जाना पे कर रहा था। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्स वाज स्कार्स, डिप्लीटेड होना बेटा रिड्यूस होना, कम हो जाना, तो इस प्रकार गोल्ड के जो भंडार थे उस समय पर कम हो रहे थे। इन 1923 Germany refused to pay and French occupy its leading industrial area। जर्मनी ने मना कर दिया कि भाई तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कोई भी कंपनसेशन नहीं दूंगा, क्योंकि जर्मनी के पास बेटा कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि वो तो युद्ध भी लोन लेकर कर रहा था। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाई इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, अब फ्रांस ने क्या करा, उसके इंडस्ट्रियल एरिया पर अपना कब्जा कर लिया। उस एरिया का नाम है रूहर, टू क्लेम देयर कोल, अब उसके कोल था जो उस पे अपना कब्जा जमा लिया कि भाई पैसे नहीं दे रहा तो तेरा कोल ले लेंगे लेकिन अपना हर जाना हम पूरा करेंगे। जर्मनी रिटेलेटेड विद पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली, अब भाई जर्मनी था जो उसे काफी गुस्सा आया और उसने इसका पैसिव रेसिस्टेंट होता बेटा निष्क्रिय विरोध दिखाया, और किस रूप में दिखाया भाई, रेकलेसली होता है अंधाधुंध। अब उन्होंने अंधाधुंध यानी कि ताबड़तोड़ बहुत ज्यादा मात्रा में करेंसी पेपर छापने शुरू कर दिए, यानी कि प्रिंटेड नोट छापने शुरू कर दिए। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, बहुत ज्यादा प्रिंटेड मनी है जो बाजार में सर्कुलेट होने लगा। द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल, अब जर्मन की करेंसी क्या है बेटा, मार्क है, उसकी जो वैल्यू है वो गिर गई। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क, तो यूएस एक डॉलर किसके इक्वल हो गया, 24,000 मार्क के। जुलाई में ये वैल्यू और ज्यादा गिर गई, 3,53,000 मार्क हो गई। अगस्त में भाई ये और ज्यादा हो गई, और इस प्रकार इसकी जो दिसंबर तक काफी जो वैल्यू है वो गिर गई थी। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, ये फिगर है जो खरबों मार्क तक चली गई। एज द
वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स, जैसे ही वैल्यू है जो मार्क की गिरी, प्राइस ऑफ गुड सोस्ट होता है बेटा आसमान छूना, वैसे ही इसकी वैल्यू प्राइस है जो आसमान छूने लगे, सामान के जो प्राइस है। द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ट लोड ऑफ करेंसी नोट टू बाई ए लोफ ऑफ ब्रेड was widely published evoking वर्ल्ड वाइड sympathy। अब बहुत सारी इमेजेस आने लगी जर्मनी की, जब जर्मनी के लोग गाड़ियां भर भर के करेंसी नोट लेके जा रहे थे और एक ब्रेड का पैकेट लेके आ रहे थे। तो ऐसा देखकर, ऐसी जो छवि थी जब देखी, तो पूरे ही वर्ल्ड ने जर्मनी के साथ काफी सिंपैथी दिखाई, सहानुभूति दिखाई। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन को अति मुद्रास्फीति कहा गया। क्या होता है भाई ये हाइपर इन्फ्लेशन? ए सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज फेनोमेनली हाई, यानी कि जब पैसे की कीमत गिर जाए और चीजों की कीमत बढ़ जाए, उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। इवेंचुअली द अमेरिकन intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Dwas plan। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, डवास प्लान क्या था? तो इवेंचुअली क्या हुआ, अमेरिका ने इसमें इंटरफेयर किया और जर्मनी को इस संकट से बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाया जिसका नाम था डवास प्लान, which rework the term of repression to as the financial burden on German। और ये इसलिए बनाया गया था ताकि फिनेंशियली जो बर्डन था जर्मन पे उसे कम किया जा सके। और इसी के साथ बेटा आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।